नदी अब पहले से कहीं अधिक चौड़ी हो चुकी थी। उसकी धारा शांत थी, मानो उसने अपने भीतर के सारे तूफानों को पीछे छोड़ दिया हो। कई दिन बीत चुके थे। सौरभ और चंद्ररूपा उसी छोटी सी नाव में बैठे धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब आसपास का दृश्य भी बदल चुका था। घने जंगलों की जगह समतल भूमि और दूर दूर तक फैली हरियाली दिखाई दे रही थी। सुबह का समय था, सूर्य अभी निकला नहीं था, पर आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी थी। नदी के जल पर उस आभा का प्रतिबिंब मानो किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। चंद्ररूपा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें एक गहरी शून्यता थी। वह बाहर देख रही थी, पर भीतर कुछ टूट चुका था। सौरभ चुपचाप चप्पू चला रहा था, पर उसकी नजरें बार बार चंद्ररूपा की ओर चली जाती थीं। तभी अचानक उस शांत वातावरण में एक मधुर ध्वनि गूंजी, टन टन टन। मंदिर की घंटियां। दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक मंदिर दिखाई दे रहा था। सौरभ ने तुरंत नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। नाव धीरे धीरे रेत से टकराकर रुक गई। वह पहले उतरा, फिर चंद्ररूपा की ओर हाथ बाया। चंद्ररूपा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और नीचे उतर गई। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, घंटियों की ध्वनि और स्पष्ट होती गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, वह माता दुर्गा का मंदिर था। छोटा पर अत्यंत पवित्र। उसके चारों ओर एक गहरी शांति फैली हुई थी, मानो ये स्थान स्वयं उन्हें अपने पास बुला रहा हो। सौरभ ने धीमे स्वर में कहा, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेते हैं। चंद्ररूपा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसके साथ जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दूर बहती नदी की ध्वनि। तभी सौरभ की नजर चंद्ररूपा पर पड़ी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, एक एक बूंद चुपचाप गिरती हुई। कोई आवाज नहीं, कोई सिसकी नहीं, बस मौन पीड़ा। वह सामने माता की मूर्ति को देख रही थी, मानो अपने सारे प्रश्न वहीं रख रही हो। सौरभ ने कुछ नहीं पूछा। वह धीरे से उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। चंद्ररूपा ने बिना विरोध अपने आप को उसके सीने से सटा लिया। उसकी आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे, धीरे धीरे, लगातार। थकान और भावनाओं का बोझ अब सहन से बाहर था। कुछ ही क्षणों में दोनों को हल्की सी नींद आ गई। वे उसी तरह एक दूसरे से लिपटे हुए मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए। उसी समय मंदिर के पुजारी का आगमन हुआ। वृद्ध, शांत और गहरी दृष्टि वाले। उन्होंने दोनों को देखा और कुछ पल वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा उभर आए। उन्होंने उन्हें जगाया नहीं, बल्कि चुपचाप मंदिर के द्वार खोले और पूजा की तैयारी करने लगे। कुछ ही देर में सुबह की आरती आरंभ हुई। घंटियों की गूंज, दीपकों की लौ और भक्ति का वातावरण, पूरा स्थान दिव्यता से भर गया। आरती धीरे धीरे समाप्त हुई। दीपक की लौ स्थिर हो गई और फिर पुजारी ने आंखें बंद की और गहरे मधुर स्वर में जप प्रारंभ किया। आयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिव विंध्य शिरोधि निवासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते, अयि जगदम मदम कदम, वनप्रियवासिनी हासरते, शिखरी शिरोमणि तुग हिमालय, श्रीगणे जले मध्यक्ते, मधुमधुरे मधुकैटभ भांजिनी, कैटभ भांजिनी रासरते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते। मंत्र की ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगी। वह स्वर मानो केवल शब्द नहीं था, बल्कि शक्ति का आह्वान था। उसी ध्वनि ने धीरे धीरे सौरभ को जगा दिया। उसने आंखें खोलीं और ध्यान से सुनने लगा। फिर चंद्ररूपा भी जाग उठी। दोनों कुछ क्षण शांत बैठे रहे और उस मंत्र को सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे उनके भीतर का दर्द धीरे धीरे बह रहा हो, पिघल रहा हो। दोनों बिना कुछ कहे उठे और मंदिर के भीतर पहुंचे। माता के सामने खड़े होकर दोनों ने हाथ जोड़ लिए। पुजारी अब भी मंत्र जप कर रहे थे और कुछ ही क्षणों में सौरभ और चंद्ररूपा भी उसी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आवाज धीमी थी, पर भावनाएं गहरी थीं। चंद्ररूपा की आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे, पर इस बार उनमें एक अजीब सी शांति थी। सौरभ की आंखें बंद थीं और उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। मंत्र धीरे धीरे समाप्त हुआ। मंदिर में फिर से शांति छा गई। पुजारी ने आंखें खोलीं और दोनों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सौरभ आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला,
प्रणाम पुजारी जी, कृपया बताएं, हम इस समय कहाँ पर हैं? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम लोग अहम नगर की सीमा पर हो। उनके शब्द सुनते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी यात्रा उन्हें सच में बहुत दूर ले आई थी, और अब उनके सामने एक नई दिशा थी। सौरभ और चंद्ररूपा कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रहे। पुजारी के शब्द अब भी उनके मन में गूंज रहे थे। अहम नगर की सीमा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। देवगढ़ से, अपने अतीत से, अपने सब कुछ से। कुछ देर बाद वे दोनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल आए। पुजारी अब पुनः अपने कार्य में लग चुके थे। दीपक सजा रहे थे, फूलों को व्यवस्थित कर रहे थे, मानो उनके लिए ये सब एक सामान्य सुबह हो। पर सौरभ और चंद्ररूपा के लिए ये सुबह उनके जीवन का एक नया अध्याय थी। मंदिर से थोड़ी दूरी पर जाकर दोनों एक किनारे खड़े हो गए। हवा हल्की ठंडी थी। सूर्य अब क्षितिज से धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी पहली किरणें धरती को छू रही थीं। चंद्ररूपा ने धीरे से गहरी सांस ली और दूर देखते हुए बोली, अहम नगर, मैंने इसके बारे में सुना है। सौरभ ने उसकी ओर देखा, क्या जानती हो इसके बारे में? चंद्ररूपा कुछ क्षण चुप रही, मानो अपने पिता की बातें याद कर रही हो। फिर धीरे धीरे बोली, पिताजी कहते थे, यह नगर देवगढ़ से बहुत दूर है, और यहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली योद्धा होते हैं। यहाँ के सैनिक और यहाँ के निवासी, हर कोई युद्ध कला में निपुण होता है। वह थोड़ा रुकी, फिर सौरभ की ओर देखते हुए बोली, और यह नगर देवगढ़ से भी अधिक विशाल है। सौरभ ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो तुम्हें रास्ता पता है? चंद्ररूपा हल्की सी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में थकान थी। नहीं, मैंने बस इतना सुना है। अगर हम पहाड़ों के मुख्य मार्ग से आते तो यहाँ पहुँचने में कम से कम 6 महीने लग जाते। ये सुनकर सौरभ कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, तो हम सही रास्ते से नहीं, पर सही समय पर पहुंचे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। चंद्ररूपा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, पर साथ ही एक भरोसा भी। सौरभ ने धीरे से अपना बैग उठाया, वही पुराना थैला जिसे वह हर हाल में अपने साथ रखे हुए था। उसने उसे अपने कंधे पर टांगा और एक हाथ आगे बढ़ाया। चंद्ररूपा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। दोनों कुछ क्षण यूं ही खड़े रहे, मानो एक दूसरे से शक्ति ले रहे हों। फिर सौरभ बोला, चलें। चंद्ररूपा ने हल्के से सिर हिला दिया। दोनों वापस मंदिर की ओर लौटे। पुजारी अब दीपक जलाकर बैठ चुके थे। सौरभ ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पुजारी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं, अहम नगर जाने का रास्ता किधर से है? पुजारी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अनुभव था, मानो वह उनके भीतर के संघर्ष को समझ रहे हों। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और सामने की ओर इशारा किया, बेटा, इस रास्ते से नीचे उतर जाओ। नदी के किनारे किनारे चलते रहना। रास्ता थोड़ा कठिन है, पर वही तुम्हें अहम नगर तक ले जाएगा। सौरभ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। धन्यवाद। चंद्ररूपा ने भी हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। दोनों मुड़े और उस दिशा में चल पड़े जहां पुजारी ने संकेत किया था। रास्ता सच में आसान नहीं था। पत्थरों से भरा हुआ, कहीं ढलान, कहीं फिसलन, पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ आगे, चंद्ररूपा उसके साथ, हर कदम पर साथ। कभी सौरभ उसका हाथ कसकर पकड़ लेता ताकि वह फिसले नहीं, कभी चंद्ररूपा उसे देख लेती, मानो ये सुनिश्चित कर रही हो कि वह साथ है। उनके बीच अब शब्द कम थे, पर समझ बहुत गहरी हो चुकी थी। सूर्य अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी उनके रास्ते को उजाला दे रही थी। पीछे मंदिर धीरे धीरे धुंधला हो गया, और आगे एक नया नगर, एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। और इसी तरह हाथों में हाथ डाले, अपने अतीत की राख को पीछे छोड़ते हुए वे दोनों आगे बढ़ते चले गए, अहम नगर की ओर। सौरभ और चंद्ररूपा धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। पत्थरों से भरा हुआ रास्ता अब समतल होने लगा था। दूर से ही एक विशाल नगर की झलक दिखाई देने लगी। ऊंची ऊंची दीवारें, पुराने समय की बनी हुई चौकियां, और एक बड़ा सा प्रवेश द्वार। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, अहम नगर का वास्तविक रूप उनके सामने खुलने लगा। यह नगर सच में बहुत बड़ा था, देवगढ़ से भी कई गुना विस्तृत। पर जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उन्हें तुरंत फर्क महसूस हो गया। यहाँ की गलियां चौड़ी तो थीं, पर साफ नहीं थीं। कई जगहों पर कूड़ा बिखरा हुआ था। दीवारें पुरानी और जर्जर थीं,
कुछ मकान इतने पुराने लग रहे थे मानो वर्षों से उनकी मरम्मत ही न हुई हो। लोगों की भीड़ थी, बहुत अधिक भीड़, हर कोई अपने काम में व्यस्त, पर चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता। सौरभ ने ध्यान से चारों ओर देखा। यहाँ के लोग सच में मजबूत दिख रहे थे। उनकी कदकाठी, उनकी चाल, सब कुछ बताता था कि वे साधारण नहीं हैं। पर उसी के साथ उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, लालच, संदेह और थोड़ी कठोरता। कुछ लोग आपस में झगड़ते दिखाई दे रहे थे, कहीं सौदेबाजी चल रही थी, जहां लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहस कर रहे थे। चंद्ररूपा ने धीरे से कहा, ये जगह अलग है। सौरभ ने सिर हिलाया, हाँ, बड़ी है। पर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। पर चंद्ररूपा समझ गई, यह नगर बड़ा था, पर विकसित नहीं। यहाँ शक्ति थी, पर व्यवस्था नहीं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए। कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे, शायद उनके कपड़े या उनका बाहरी होना उनकी पहचान को अलग बना रहा था। चंद्ररूपा ने अनजाने में सौरभ का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। सौरभ ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर उसे आश्वासन दिया कि वह साथ है। थोड़ी दूर चलने के बाद सौरभ एक आदमी के पास रुका, जो सड़क किनारे कुछ सामान बेच रहा था। भाई साहब, सौरभ ने विनम्रता से पूछा, यहाँ कोई विश्राम करने की जगह है? कोई सराय? वह आदमी पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर थोड़ी कठोर आवाज में बोला, नए हो क्या यहाँ? सौरभ ने शांत स्वर में कहा, हाँ, अभी अभी आए हैं। आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर उंगली से आगे की ओर इशारा किया, सीधे जाओ, फिर दाएं मुना, वहां एक पुरानी सराय है, यात्री वहीं रुकते हैं, पर सस्ता नहीं पड़ेगा। उसके आखिरी शब्दों में एक अजीब सी चेतावनी थी। सौरभ ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। चंद्ररूपा ने धीरे से पूछा, क्या हम वहीं रुकेंगे? सौरभ ने कहा, फिलहाल हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। दोनों आगे बढ़ते रहे। अब रास्ता थोड़ा संकरा हो गया था, गलियां और भी भीड़ भाड़ वाली थीं। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, पर उनके कपड़े फटे हुए थे। उनकी हालत देखकर साफ समझ आता था कि इस नगर में गरीबी भी बहुत है। कुछ दूरी पर उन्हें वह सराय दिखाई दी, एक पुरानी इमारत, लकड़ी का बड़ा दरवाजा और ऊपर एक फीका पड़ा हुआ बोर्ड। दीवारों पर दरारें थीं, पर फिर भी वह जगह यात्रियों के लिए एकमात्र सहारा लग रही थी। सौरभ कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। चंद्ररूपा उसके साथ थी, उसका हाथ अब भी सौरभ के हाथ में था। दोनों के मन में अलग अलग विचार थे, पर एक बात समान थी, अब यह नगर ही उनका नया ठिकाना था और यहीं से उनकी कहानी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। सौरभ और चंद्ररूपा उस पुरानी सराय के सामने कुछ क्षणों तक खड़े रहे। इमारत बाहर से ही थकी हुई लग रही थी, दीवारों पर जगह जगह दरारें, लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ और ऊपर लगा हुआ नामपट जिस पर लिखे अक्षर लगभग मिट चुके थे। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, लोगों की बातचीत, बर्तनों की खनक और कहीं दूर से आती हंसी। सौरभ ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा कर्क की आवाज के साथ खुला। दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य भी बाहर से अलग नहीं था। एक बड़ा सा हॉल, जहां कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे, कुछ लोग कोनों में बैठे धीरे धीरे बात कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो बस चुपचाप बैठकर आने जाने वालों को देख रहे थे। जैसे ही सौरभ और चंद्ररूपा अंदर आए, कई नजरें एक साथ उनकी ओर उठ गईं। उन नजरों में उत्सुकता भी थी और एक अजीब सी जांच भी। चंद्ररूपा ने अनजाने में सौरभ का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। सौरभ ने हल्के से उसकी ओर देखा और फिर उसे लेकर सीधे आगे बढ़ गया। हॉल के सामने एक लकड़ी का काउंटर था, उसके पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान। सौरभ काउंटर के सामने रुका और शांत स्वर में बोला, हमें एक कमरा चाहिए। आदमी ने पहले दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमे से पूछा, कितने दिन के लिए? सौरभ ने जवाब दिया, फिलहाल 1 दिन के लिए। आदमी ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, 1 दिन का 1 चांदी का सिक्का लगेगा। ये सुनते ही सौरभ और चंद्ररूपा दोनों एक पल के लिए चौंक गए। चंद्ररूपा ने धीरे से सौरभ की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल था, इतना महंगा? सौरभ ने भी कुछ क्षण सोचा, ये कीमत बहुत अधिक थी, पर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने धीरे से अपने थैले से एक चांदी का सिक्का निकाला और काउंटर पर रख दिया। ठीक है, हमें एक कमरा दे दीजिए। आदमी की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने सिक्का उठाया
और एक चाबी उनकी ओर बढ़ा दी। ऊपर दाएं तरफ आखिरी कमरा। और हाँ, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। उसकी बात में कुछ अजीब था, पर सौरभ ने कुछ नहीं कहा। उसने चाबी ली और चंद्ररूपा के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, नीचे बैठे कुछ लोग अब भी उन्हें घूर रहे थे। उन नजरों में सवाल थे और थोड़ी सी फुसफुसाहट भी। लगता है नए हैं। हाँ, और साथ में भी हैं। पति पत्नी होंगे क्या? ये धीमी आवाजें उनके कानों तक पहुंच रही थीं। चंद्ररूपा ने सिर थोड़ा झुका लिया और सौरभ के और करीब आ गई। सौरभ ने बिना कुछ कहे उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। दोनों सीढ़ियां चक्कर ऊपर पहुंचे। गलियारा सनकरा था और रोशनी बहुत कम। दीवारों पर लगी मशालें हल्की हल्की जल रही थीं, जो अंधेरे को पूरी तरह दूर नहीं कर पा रही थीं। वे धीरे धीरे चलते हुए आखिरी कमरे तक पहुंचे। सौरभ ने चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर का कमरा बहुत छोटा था। एक कोने में एक पुराना सा बिस्तर, जिसकी चादर हल्की सी फटी हुई थी। दूसरे कोने में एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल। और बस, न खिड़की ढांक की, न कोई सजावट, बस 4 दीवारें और एक छत। चंद्ररूपा ने कमरे को देखा, फिर धीमे से बोली, इतने छोटे कमरे के लिए एक चांदी का सिक्का। उसकी आवाज में हल्की निराशा थी। सौरभ ने दरवाजा बंद किया और शांत स्वर में कहा, अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर सौरभ ने धीरे से कहा, कम से कम यहाँ हम सुरक्षित तो हैं। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। सच में, इस समय उनके लिए यही सबसे जरूरी था। बाहर की दुनिया अजनबी, कठोर और थोड़ी खतरनाक लग रही थी, और इस छोटे से कमरे में उन्हें पहली बार कुछ पल की शांति मिलने वाली थी। दोनों धीरे धीरे अंदर आए। सौरभ ने अपना थैला एक तरफ रखा और चंद्ररूपा बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ देर तक दोनों बस चुपचाप बैठे रहे, पर उनके बीच की दूरी अब कम हो चुकी थी, न सिर्फ जगह की बल्कि दिल की भी। बाहर लोग क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे, उससे अब फर्क कम पड़ता था, क्योंकि इस अजनबी नगर में वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, और दुनिया के सामने वे अब खुद को एक ही पहचान दे रहे थे, पति पत्नी। कमरा छोटा था, पर उस छोटे से कमरे में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर रात गहराती जा रही थी और सराय के गलियारों में अब शोर शराबा भी धीरे धीरे शांत हो चुका था। उस छोटे से कमरे में सौरभ और चंद्ररूपा आमने सामने बैठे थे। चंद्ररूपा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारें साधारण, बिस्तर छोटा और हवा में हल्की सी सीलन। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये नगर, उसने धीरे से कहा, बहुत महंगा है। अगर हम यहीं रुके तो कैसे गुजारा करेंगे? सौरभ उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसकी चिंता उसे साफ समझ आ रही थी, लेकिन अगली ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बेवजह चिंता कर रही हो, उसने शांत स्वर में कहा। चंद्ररूपा ने तुरंत उसकी ओर देखा। बेवजह? तुमने खुद देखा ना, एक छोटे से कमरे के लिए इतना पैसा ले रहे हैं। आगे क्या होगा? सौरभ ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कंधे से लटका हुआ थैला उतारा। वह थैला जिसे वह हर समय अपने साथ रखता था, चाहे सफर हो, लड़ाई हो या आराम। उसने उसे अपने सामने रखा और उसकी गांठ खोलने लगा। चंद्ररूपा की नजरें अब पूरी तरह उसी पर टिक गई थीं। थैले के अंदर से सौरभ ने एक छोटा सा कपड़े का पोटला निकाला। वह साधारण दिख रहा था, लेकिन सौरभ के चेहरे की शांति बता रही थी कि इसके अंदर कुछ खास है। ये देखो, उसने पोटला खोलते हुए कहा। जैसे ही कपड़ा खुला, कमरे की हल्की रोशनी में सोने और चांदी की चमक फैल गई। चंद्ररूपा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कुछ पल के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पाए। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं यहाँ आने के लिए निकला था तब मैं अपने साथ कुछ जरूरी चीजें ले आया था। इसमें कुछ सोने के सिक्के और चांदी के भी। चंद्ररूपा अब भी उन सिक्कों को देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। इतना? उसने धीरे से पूछा। हाँ, सौरभ ने सिर हिलाया। इतना कि हम आराम से शायद 2 साल तक बिना किसी परेशानी के यहाँ रह सकते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चंद्ररूपा के चेहरे की चिंता अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी जगह एक नया सवाल उभर आया था। उसने सौरभ की ओर देखा। तुम ये थैला हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? सौरभ हल्का सा हंसा। इसे थैला नहीं, उसने कहा, बैग कहते हैं। बैग? चंद्ररूपा ने शब्द को दोहराया, जैसे पहली बार सुन रही हो। हाँ, सौरभ ने समझाते हुए कहा, मैं जिस जगह से आया हूँ
वहां इसे बैग कहा जाता है। उसने बैग को अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे उसे देखने लगा, जैसे उससे जुड़ी यादें उसके मन में ताज़ा हो गई हो। वहां हर सैनिक, हर योद्धा जब भी किसी लंबे सफर पर निकलता है या युद्ध में जाता है तो उसे ऐसा बैग दिया जाता है। सौरभ ने शांत स्वर में कहा, इसमें जरूरी चीजें रखी जाती हैं, हथियार, भोजन और ऐसी चीजें जो सफर में काम आए। चंद्ररूपा ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। तो तुम भी ऐसे ही किसी सफर पर थे? उसने धीरे से पूछा। सौरभ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी गहराई उभरी, जैसे वह कुछ याद कर रहा हो, कुछ ऐसा जो वह पूरी तरह बताना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से हल्की मुस्कान ओढ़ ली। हाँ, उसने संक्षेप में कहा, बहुत लंबा सफर था। चंद्ररूपा ने महसूस किया कि सौरभ ने पूरी बात नहीं बताई है, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। कमरे में फिर से शांति छा गई। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। चंद्ररूपा ने धीरे से कहा, तो अब हमें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए? सौरभ ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। लेकिन चंद्ररूपा ने तुरंत पूछा, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। सौरभ की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई थी। इस नगर में लोग जैसे हैं, मैंने उनकी आंखों में लालच देखा है। चंद्ररूपा ने धीरे से सिर हिलाया, मैं समझ गई। सौरभ ने पोटला वापस बांधा, उसे फिर से बैग के अंदर रखा और बैग को सावधानी से बंद कर दिया। फिर उसने उसे वापस अपने पास रख लिया, जैसे वह सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा हो। अब आराम करो, उसने कहा, कल से हमें इस नगर को अच्छे से समझना होगा। चंद्ररूपा ने बिस्तर पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। रोशनी धीमी हो गई और कुछ ही देर में कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक नई शुरुआत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आकर कमरे में फैल रही थी। रात का सन्नाटा अब खत्म हो चुका था और बाहर से लोगों की आवाजें, गाड़ियों की खटखटाहट और बाजार के जागने की हलचल सुनाई देने लगी थी। सौरभ की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कुछ पल के लिए वह चुपचाप छत को देखता रहा, जैसे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। फिर उसने बगल में देखा, चंद्ररूपा भी जाग चुकी थी। सुबह हो गई, चंद्ररूपा ने धीमे से कहा। हम, सौरभ ने उठते हुए जवाब दिया, और आज हमें खाली नहीं बैठना है। दोनों बिना ज्यादा बात किए तैयार होने लगे। कुछ ही देर में सौरभ ने अपना वही बैग उठाया, वही बैग जो अब उसके लिए सिर्फ सामान नहीं बल्कि उसकी योजना और सुरक्षा का आधार था। चलें, उसने चंद्ररूपा की ओर देखते हुए कहा। चंद्ररूपा ने सिर हिलाया, चलो। दोनों कमरे से बाहर निकले और सराय से निकलकर रहमनगा की गलियों में आ गए। सुबह का समय था, लेकिन नगर पूरी तरह जीवित हो चुका था। चारों तरफ दुकानों के दरवाजे खुल रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे, लोग मोलभाव कर रहे थे, बच्चे दौड़ते भागते दिखाई दे रहे थे। सौरभ चलते हुए हर चीज को ध्यान से देख रहा था, लोगों के कपड़े, उनकी बोली, उनके चेहरे, उनका व्यवहार। उसकी आंखों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, वह समझ रहा था, ये दुनिया। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ जीना है तो सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है। उसके कदम धीरे धीरे रुक गए। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा, क्या हुआ? सौरभ कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। अगर मुझे यहाँ टिकना है, अगर मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, तो मुझे बहुत पैसा कमाना होगा। चंद्ररूपा ने ध्यान से उसकी ओर देखा। सौरभ आगे बोला, बिना धन के मैं सेना नहीं खड़ी कर सकता, और बिना सेना के मैं देवगढ़ को वापस नहीं पा सकता। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपने रास्ते का पहला कदम पहचान लिया हो। तो अब? चंद्ररूपा ने पूछा। अब? सौरभ ने चारों तरफ नजर घुमाई, हमें शुरुआत करनी होगी। दोनों फिर से चलने लगे। वे एक गली से दूसरी गली में जाते रहे, बाजार के बीचों बीच पहुंचे। वहां भीड़ ज्यादा थी, दुकानें बड़ी थीं और व्यापार तेजी से चल रहा था। तभी सौरभ की नजर एक दुकान पर पड़ी। दुकान के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बिक्री के लिए तैयार। सौरभ कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। क्या हुआ? चंद्ररूपा ने पूछा। सौरभ की नजर उस दुकान पर ही टिकी रही। अगर हमें पैसा कमाना है, उसने धीरे से कहा, तो क्यों ना हम खुद की दुकान शुरू करें? चंद्ररूपा ने एक पल सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराए, शायद यही सही शुरुआत होगी। बिना और समय गंवाए सौरभ सीधे उस दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान के अंदर एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सौरभ अंदर गया और विनम्र स्वर में बोला,
नमस्ते, व्यक्ति ने सिर उठाया। हाँ कहिए। सौरभ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मैंने बाहर लिखा देखा। क्या आप ये दुकान बेच रहे हैं? उस आदमी ने कुछ पल सौरभ को गौर से देखा, जैसे वह उसकी नीयत को परख रहा हो। हाँ, उसने धीरे से कहा, बेच रहा हूँ। कितने में? सौरभ ने पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। 100 सोने के सिक्के। चंद्ररूपा ने हल्का सा आश्चर्य से सौरभ की ओर देखा। इतनी अच्छी जगह पर दुकान और इतनी कम कीमत। सौरभ भी समझ गया था कि कुछ तो बात है। इतनी सस्ती क्यों? उसने सीधा सवाल किया। आदमी की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। मुझे इलाज करवाना है, उसने धीमे स्वर में कहा। बीमारी बढ़ती जा रही है और मेरे पास समय भी कम है। दुकान के चारों तरफ नजर डालते हुए उसने आगे कहा। जगह बुरी नहीं है, दुकान भी ठीक ठाक चलती थी, लेकिन अब संभालना मुश्किल हो गया है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सौरभ ने दुकान को ध्यान से देखा। मध्य स्थान, अच्छी जगह, आसपास भीड़। ये सच में एक बड़ा मौका था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तैयार हूं, उसने बिना देर किए कहा। 100 सोने के सिक्कों में ये दुकान मैं खरीदता हूं। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा। उसके फैसले में कोई हिचक नहीं थी। दुकानदार ने भी उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। कुछ ही देर में कागजात मंगवाए गए। दोनों पक्ष बैठ गए। दस्तावेज तैयार किए गए। दुकान का पूरा अधिकार सौरभ को सौंपने के लिए। सौरभ ने अपने बैग से सोने के सिक्के निकाले और गिनकर सामने रख दिए। दुकानदार ने उन्हें गिना और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अंत में अंगूठे का निशान लगाकर अनुबंध पूरा कर दिया। उस पल के साथ सब कुछ बदल चुका था। दुकानदार धीरे धीरे उठकर बाहर चला गया, जैसे वह अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ रहा हो। सौरभ दुकान के बीचों बीच खड़ा था। चंद्ररूपा उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने चारों तरफ देखा। अब ये दुकान उनकी थी। अहमदनगर में उनकी पहली शुरुआत। सौरभ ने धीरे से कहा, यहीं से शुरू होगा सब कुछ। चंद्ररूपा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। दुकान के अंदर हल्की धूप आकर गिर रही थी और उसी रोशनी में एक नई कहानी की नींव रखी जा चुकी थी। दुकान का अनुबंध पूरा होने के बाद सौरभ कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस छोटे से स्थान को बार बार निहार रही थीं। दीवारें साधारण थीं, फर्श थोड़ा टूटा हुआ था और अंदर हल्की सी सीलन की गंध भी थी। पर सौरभ के लिए यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह उसकी नई शुरुआत थी। चंद्ररूपा ने धीरे से पूछा, अब क्या सोच रहे हो? सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोच रहा हूं, यहीं से हम अपनी दुनिया बनाएंगे। वह धीरे धीरे दुकान के अंदर घूमने लगा। तभी उसकी नजर दुकान के पीछे की ओर गई, जहां एक छोटा सा दरवाजा था। यह क्या है? उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। दरवाजा खुला और सामने एक छोटा सा कमरा था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, बस एक व्यक्ति आराम से सो सके इतना ही स्थान था। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और दीवार के सहारे कुछ पुराने बर्तन रखे थे। सौरभ की आंखों में चमक आ गई। बस यही चाहिए था, उसने धीरे से कहा। चंद्ररूपा ने आश्चर्य से पूछा, क्या? सौरभ अंदर गया, अपना बैग उतारा और उस छोटे कमरे के एक कोने में सावधानी से रख दिया। ये कमरा, उसने कहा, हमारा आधार होगा। मेरा बैग यहीं रहेगा और जो भी जरूरी सामान है सब यहीं सुरक्षित रहेगा। चंद्ररूपा ने धीरे से कमरे को देखा। ये छोटा है लेकिन सुरक्षित लगता है। सौरभ ने सिर हिलाया। और अभी के लिए हमें इतना ही चाहिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर दुकान को व्यवस्थित करना शुरू किया। सौरभ ने बाहर के हिस्से को साफ किया, धूल हटाए, टूटे फूटे सामान को किनारे किया। चंद्ररूपा भी उसके साथ लगी रही। वह बर्तन साफ कर रही थी, फर्श को धो रही थी। धीरे धीरे वह जर्जर सी दुकान एक व्यवस्थित स्थान में बदलने लगी। काम करते करते चंद्ररूपा ने पूछा, पर हम यहाँ बेचेंगे क्या? सौरभ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ऐसा जो इस नगर ने पहले कभी नहीं देखा। मतलब? चंद्ररूपा ने उत्सुकता से पूछा। सौरभ ने धीरे से कहा, भोजन। चंद्ररूपा ने तुरंत कहा, यहाँ तो पहले से ही भोजनालय हैं। सौरभ ने उसकी ओर देखा। हाँ, पर वैसा भोजन नहीं जैसा मैं बनाऊंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा जिसे एक बार खाने के बाद लोग भूल नहीं पाएंगे। चंद्ररूपा अब पूरी तरह उत्सुक हो चुकी थी। कैसा भोजन? सौरभ ने धीरे धीरे गिनाना शुरू किया। नरम रोटी के बीच सब्जियों और मसालों से बना एक खास पकवान, जिसे हम बर्गर कहेंगे। पतली रोटी पर पिघला हुआ पनीर, सब्जियां और मसाले। पिज्जा।
भाप में पके छोटे छोटे स्वादिष्ट गोले, मोमोज और भी बहुत कुछ। चंद्ररूपा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। ये सब यहाँ किसी ने नहीं खाया होगा, उसने कहा। सौरभ मुस्कुराया, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप काम करते रहे। फिर सौरभ ने कहा, आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे। कल? चंद्ररूपा ने पूछा। हाँ, सौरभ ने कहा, आज तैयारी करेंगे। कल सुबह से हमारी दुकान खुलेगी। शाम होते होते दुकान पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। बाहर एक साफ जगह बनाई गई थी जहां लोग खड़े होकर या बैठकर खा सकते थे। सौरभ ने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। चंद्ररूपा ने पूछा, क्या लिख रहे हो? सौरभ ने लिखना पूरा किया और तख्ते को बाहर टांग दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नई उम्मीद। चंद्ररूपा ने उसे पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप रह गई। नई उम्मीद, उसने धीरे से दोहराया। सौरभ ने उसकी ओर देखा। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये हमारी उम्मीद है। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वह अपने दिल की बात कह रहा हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। दोनों दुकान के अंदर बैठे थे। थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक संतोष भी था। चंद्ररूपा ने धीरे से कहा, आज बहुत कुछ बदल गया। सौरभ ने सिर हिलाया। हाँ, आज हमने सिर्फ दुकान नहीं खरीदी, हमने अपने भविष्य की नींव रखी है। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर चंद्ररूपा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें यकीन है ये सफल होगा? सौरभ ने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ, इतना विश्वास? उसने पूछा। सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह मेरा लक्ष्य है। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो पहले कभी युद्धभूमि में रही होगी। रात गहरी होती चली गई। दोनों उसी छोटे से कमरे में चले गए। चंद्ररूपा चारपाई पर बैठ गई और सौरभ जमीन पर बैठ गया अपने बैग के पास। उसने धीरे से बैग को छुआ, जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। यहीं से सब शुरू होगा, उसने मन ही मन कहा। चंद्ररूपा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि विश्वास था, नई उम्मीद। उसने धीरे से कहा, और उसी रात अहमदनगर की एक छोटी सी दुकान में दो टूटे हुए लोगों ने मिलकर एक नया सपना जन्म दिया। अगली सुबह सिर्फ एक दुकान नहीं खुलेगी, बल्कि एक ऐसी कहानी शुरू होगी जो पूरे नगर की दिशा बदल देगी। सुबह की पहली किरण जैसे ही अहमदनगर की गलियों पर पड़ी, पूरा नगर धीरे धीरे जागने लगा। कहीं लोहार अपनी धौंकनी चला रहे थे, कहीं व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे, तो कहीं मजदूर अपने दिन भर के काम के लिए निकल रहे थे। इसी हलचल के बीच नई उम्मीद की छोटी सी दुकान के भीतर सौरभ की आंखें खुली। वह तुरंत उठकर बैठ गया। सामने चारपाई पर चंद्ररूपा भी हल्की हल्की करवट ले रही थी। कुछ ही क्षणों में वह भी जाग गई। आज, उसने धीमे स्वर में कहा, हमारी शुरुआत है। सौरभ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, आज से सब बदलने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और दुकान के बाहर आकर खड़े हो गए। अहमदनगर अब पूरी तरह जाग चुका था। लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। सौरभ ने चारों ओर देखा, फिर दुकान के अंदर गया और काम में लग गया। बीते दिन ही उसने आसपास के बाजार से जरूरी बर्तन, लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे, मसाले और कुछ आवश्यक सामग्री खरीद ली थी। वही सब आज काम आने वाला था। उसने चूल्हा तैयार किया, लकड़ियां सजाई और आग जलाई। धीरे धीरे बर्तन गर्म होने लगे और चूल्हे से उठती गर्मी पूरे स्थान में फैलने लगी। चंद्ररूपा उसके पास खड़ी सब ध्यान से देख रही थी। मुझे क्या करना है? उसने पूछा। सौरभ ने कहा, तुम बस मेरे साथ रहो, जो कहूं वही करती रहो। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सबसे पहले उसने आटे से नरम रोटियां तैयार करनी शुरू की। फिर सब्जियों को काटा, मसाले मिलाए और एक अलग तरह का मिश्रण तैयार किया। चंद्ररूपा हैरानी से देख रही थी। तुम ये सब कहाँ से सीखे हो? सौरभ हल्का मुस्कुराया। बस, बहुत दूर की जगह से। उसने बात को वहीं छोड़ दिया और काम में लग गया। कुछ ही देर में उसने एक नया व्यंजन तैयार किया। नरम रोटी के बीच मसालेदार भरावन रखकर उसे अलग तरीके से सजाया। ये है बर्गर, उसने कहा। चंद्ररूपा ने नाम दोहराया, बर्गर। फिर उसने पतली रोटी पर सब्जियां और पनीर डालकर उसे धीमी आंच पर पकाया। और ये पिज्जा। धीरे धीरे कई प्रकार के व्यंजन तैयार होने लगे। भाप में पके मोमोज, मसालेदार रोल और कुछ मीठे पकवान भी। कुछ ही देर में दुकान के बाहर एक अनोखी खुशबू फैलने लगी। रास्ते से गुजरते लोग रुकने लगे। ये कैसी खुशबू है? यहाँ क्या बन रहा है? पहले कभी नहीं देखा।
धीरे धीरे लोग दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या बेच रहे हो? सौरभ ने शांत स्वर में कहा, कुछ नया, कुछ अलग। कीमत? उस आदमी ने पूछा। 10 तांबे का छोटा सिक्का, सौरभ ने जवाब दिया। आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर सिक्का दिया। ठीक है, दे दो। सौरभ ने उसे बर्गर दिया। आदमी ने पहले संदेह से देखा, फिर एक और लिया, और जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह इतना स्वादिष्ट, वह लगभग चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उत्सुक हो गए। मुझे भी दो, एक मेरे लिए, यहाँ क्या मिल रहा है? और देखते ही देखते भीड़ बनने लगी। चंद्ररूपा ये सब देखकर चकित रह गई। वह धीरे से सौरभ के पास आए और बोली, ये तो बहुत जल्दी, इतना सब। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोगों को बस एक नया स्वाद चाहिए होता है, और वो मिल जाए तो वे खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। भीड़ अब लंबी कतार में बदल चुकी थी। लोग सिक्के दे रहे थे और बेसब्री से अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग खाते ही वापस आकर और मांगने लगे, और देना, मेरे परिवार के लिए भी, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। दिन चढ़ते चढ़ते नई उम्मीद की चर्चा आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई। चंद्ररूपा के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। सौरभ, ये सच में काम कर रहा है, उसने धीरे से कहा। सौरभ ने बिना रुके काम करते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। शाम तक सारा भोजन समाप्त हो चुका था। कुछ लोग निराश होकर लौट रहे थे। सौरभ ने ऊंची आवाज में कहा, कल फिर आइए। लोगों ने जवाब दिया, जरूर आएंगे। धीरे धीरे भीड़ खत्म हो गई। दुकान के अंदर अब शांति थी। चंद्ररूपा थककर बैठ गई। आज बहुत काम हुआ। सौरभ भी पास आकर बैठ गया। उसने सामने रखे तांबे के सिक्कों को देखा, काफी संख्या में। चंद्ररूपा की आंखें चमक उठीं। इतना सब एक दिन में? सौरभ ने गहरी सांस ली। हाँ, और ये तो अभी शुरुआत है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर सौरभ ने धीरे से कहा, हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था। बाहर सूर्य अस्त हो चुका था, और भीतर नई उम्मीद की लौ प्रज्वलित हो चुकी थी। ये सिर्फ एक दुकान नहीं रही, यह उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनके भविष्य की पहली सीढ़ी बन चुकी थी। और अब अहमदनगर में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। अहमदनगर की गलियां अब शांत थीं। दिन भर की चहल पहल के बाद हर ओर एक ठहराव था। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती, तो कहीं किसी सराय से धीमी हंसी की ध्वनि। पर नई उम्मीद की दुकान के भीतर एक अलग ही संसार बस रहा था। दुकान का दरवाजा भीतर से बंद था। दीपक की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। सौरभ और चंद्ररूपा दोनों फर्श पर बैठे थे, और उनके सामने एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, तांबे के सिक्कों का ढेर। दोनों कुछ क्षण उन सिक्कों को बस देखते ही रह गए। चंद्ररूपा ने धीरे से कहा, इतने सारे? उसकी आवाज में आश्चर्य भी था और विश्वास न होने वाला भाव भी। सौरभ हल्का मुस्कुराया, चलो अब गिनते हैं। दोनों ने सिक्कों को अलग अलग ढेरों में बांटना शुरू किया। तुम गिनो, मैं अलग करता हूँ, सौरभ बोला। चंद्ररूपा ने सिर हिलाया और एक एक करके सिक्के गिनने लगी। 1, 2, 3, 4। धीरे धीरे उनकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद 50, 51, 52। वह गिनते गिनते रुकती, फिर दोबारा ध्यान लगाती। सौरभ बीच बीच में सिक्कों को 100-100 के ढेर में बांटता जा रहा था। यह 100, उसने एक ढेर अलग रखते हुए कहा। ये दूसरा। धीरे धीरे ढेर बढ़ते चले गए। समय बीतता गया, पर दोनों बिना थके बस गिनते रहे। आखिरकार चंद्ररूपा ने गहरी सांस ली और कहा, हो गया। सौरभ ने उसकी ओर देखा। कितने हुए? चंद्ररूपा ने चारों ओर रखे ढेरों को देखा, फिर बोली, कुल 10,000 तांबे के सिक्के। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, मानो उस संख्या को महसूस कर रहे हों। 10,000, सौरभ ने धीमे से दोहराया। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब इसका हिसाब लगाते हैं, उसने कहा। चंद्ररूपा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? सौरभ ने समझाते हुए कहा, यहाँ के हिसाब से 100 तांबे के सिक्के बराबर एक चांदी का सिक्का होता है, सही? चंद्ररूपा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, पिताजी बताया करते थे। तो सौरभ ने ढेरों की ओर इशारा किया। 10,000 तांबे के सिक्के मतलब? चंद्ररूपा ने जल्दी जल्दी गिनती की। 10,000 को 100 से भाग। वह कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। 100 चांदी के सिक्के, उसने खुशी से कहा। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। दोनों के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी।
चंद्रोरूपा ने धीमे से कहा, एक ही दिन में 100 चांदी के सिक्के। उसकी आवाज में गर्व भी था और आश्चर्य भी। सौरभ ने गहरी सांस ली। और सोचो, आज हमने क्या किया? क्या? उसने पूछा। आज हमने सिर्फ कुछ ही व्यंजन बनाए, सौरभ बोला। अगर हम और चीजें जोड़ें और लोगों को और विकल्प दें तो। चंद्रोरूपा उसकी बात समझने लगी। तो और लोग आएंगे, उसने धीरे से कहा। और ज्यादा कमाई होगी, सौरभ ने उसकी बात पूरी की। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर चंद्रोरूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल हम और व्यंजन बनाएंगे। सौरभ ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, कल से और बेहतर। उसने सिक्कों को समेटकर एक कपड़े में बांध दिया और सुरक्षित कोने में रख दिया। कमरे में अब सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा संतोष से भरा हुआ था। चंद्रोरूपा धीरे धीरे उठी और चारपाई पर बैठ गई। आज बहुत थकान हो रही है, उसने हल्के से कहा। सौरभ भी उठकर उसके पास आया। मुझे भी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर आ गई। कोई झिझक नहीं, कोई असहजता नहीं, बस एक विश्वास, एक साथ होने का विश्वास। दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। चंद्रोरूपा धीरे से सौरभ के पास सिमट गई, जैसे उसे उसी में सुकून मिल रहा हो। सौरभ ने भी बिना कुछ कहे बस उसे अपने पास रहने दिया। बाहर रात पूरी तरह शांत थी। अंदर दो दिलों को पहली बार सच्ची शांति मिली थी। न कोई डर, न कोई भागदौड़, न कोई पीछा करने वाला, बस एक सुकून भरी रात। कुछ ही क्षणों में चंद्रोरूपा की सांसें धीमी हो गईं, वह सो चुकी थी। सौरभ ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। आज पहली बार उसे भी लगा कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नया शुरू हुआ है। नई उम्मीद, अब सच में उनकी उम्मीद बन चुकी थी। और इसी सुकून के साथ वो दोनों गहरी नींद में खो गए। अगली सुबह एक नई योजना, एक नई मेहनत और एक नई दिशा उनका इंतजार कर रही थी। सुबह का समय था। अहमदनगर की गलियों में फिर से जीवन लौट आया था। हल्की धूप धीरे धीरे इमारतों की दीवारों पर चढ़ रही थी और नई उम्मीद की दुकान के बाहर भी लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। दुकान के भीतर सौरभ की आंखें खुलीं। वह कुछ क्षण छत को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे कल की कमाई याद आ गई थी। उसने बगल में देखा, चंद्रोरूपा अब भी सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, मानो लंबे समय बाद उसे सुकून की नींद मिली हो। सौरभ धीरे से उठा ताकि उसकी नींद न टूटे, लेकिन जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ, तुम उठ गए, धीमी आवाज आए। चंद्रोरूपा भी जाग चुकी थी। सौरभ मुस्कुराया, हाँ, और आज बहुत काम है। चंद्रोरूपा भी उठकर बैठ गई। हाँ, आज हमें और बेहतर करना है। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए। सौरभ ने सबसे पहले कल के सिक्कों वाला बंधा हुआ कपड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। आज, उसने कहा, हमें सिर्फ खाना नहीं बनाना, हमें योजना बनानी है। कैसी योजना? चंद्रोरूपा ने पूछा। सौरभ ने समझाना शुरू किया। देखो, कल हमने सिर्फ कुछ ही व्यंजन बनाए थे, फिर भी इतनी भीड़ आ गई। इसका मतलब है कि लोगों को हमारा स्वाद पसंद आया। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, तो अगर हम और चीजें जोड़ें और काम को सही तरीके से बांटें तो हम और तेजी से बढ़ सकते हैं। चंद्रोरूपा ध्यान से सुन रही थी। तो क्या करना होगा? उसने पूछा। सौरभ ने उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, पहला, आज से हम व्यंजनों की संख्या बढ़ाएंगे। दूसरा, काम को बांटेंगे ताकि तेजी से काम हो। तीसरा, भीड़ को संभालने का तरीका ढूंढेंगे। मैं क्या करूं? चंद्रोरूपा ने तुरंत पूछा। सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों से बात संभालो, सिक्के लेना, खाना देना और ध्यान रखना कि कोई नाराज न जाए। चंद्रोरूपा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। ठीक है, सौरभ ने चूल्हे की ओर बढ़ते हुए कहा, और मैं खाना बनाऊंगा। कुछ ही देर में दुकान के भीतर फिर से वही हलचल शुरू हो गई। लकड़ियां जलाई गईं, बर्तन सजे, मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगी। आज सौरभ ने और भी नए व्यंजन तैयार करने शुरू किए। नए प्रकार के भरवा रोटियां, मीठे पकवान, तलकर बनाए गए कुरकुरे नाश्ते। चंद्रोरूपा भी पूरी लगन से उसके साथ काम कर रही थी। वह कभी सब्जियां काटती, कभी बर्तन सजाती और बीच बीच में सौरभ से सीखती भी जाती। ये कैसे बनता है? इसमें कितना मसाला डालना है? ये कब तैयार होगा? सौरभ हर सवाल का धैर्य से जवाब देता। धीरे धीरे दुकान के बाहर फिर से खुशबू फैलने लगी और जैसे ही पहला ग्राहक आया, अरे, कल वाला ही दुकान है। हाँ, वही नई उम्मीद। कुछ ही क्षणों में भीड़ फिर से जमा होने लगी, लेकिन आज सब कुछ पहले से ज्यादा व्यवस्थित था। चंद्रोरूपा सामने खड़ी होकर लोगों से बात कर रही थी।
एक एक करके आइए, सबको मिलेगा, घबराए मत। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। लोग भी उसकी बात मान रहे थे। सौरभ तेजी से खाना बना रहा था। उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक व्यंजन तैयार हो रहे थे। भीड़ बती गई, और नई उम्मीद का नाम भी। कुछ लोग तो अपने दोस्तों को लेकर आए थे। चलो चलो, वही दुकान है, आज तुम्हें खिलाता हूँ। दिन फिर से उसी तरह व्यस्त बीता, पर इस बार दोनों पहले से ज्यादा तैयार थे। दोपहर तक दुकान के बाहर लंबी कतार लग चुकी थी, और शाम तक फिर से सारा खाना खत्म हो गया। लेकिन इस बार सिर्फ खाना ही नहीं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। दुकान बंद करने के बाद दोनों अंदर आए। चंद्ररूपा ने गहरी सांस ली। आज तो कल से भी ज्यादा लोग आए थे। सौरभ ने सिर हिलाया। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। वह थोड़ा गंभीर हुआ। अब हमें अगला कदम सोचना होगा। क्या? चंद्ररूपा ने पूछा। सौरभ ने धीरे से कहा, हमें अपने काम को और बड़ा करना होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक योजना थी, एक लक्ष्य था, और चंद्ररूपा अब उसके साथ उस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नई उम्मीद अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही थी, यह एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जो उन्हें उनके खोए हुए साम्राज्य तक वापस ले जाएगा। और इसी सोच के साथ उनका अगला कदम तय होने लगा।